हम मुआशी तौर पर कमजोर सिर्फ इसलिए हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसमें हमने क्या गलतियां की पिछले 70 सालों में और आज हम कहां खड़े हैं और आगे हमने कैसे चलना है, ये आज के प्रोग्राम का मोटिव होगा। इसमें से पूरी हिस्ट्री पे हमने बात करनी है। आप शुरू कीजिए कि हम हिस्टोरिकली कहां थे, कहां हैं और आगे कहां होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 70 साल 8 साल पता नहीं क्यों निकाल दिए हैं उसमें क्योंकि वो भी हिस्सा है इसका। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनते ही जो सबसे बड़ा एक सिलसिला रहा है। आप देखिए कि उस वक्त कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई किसी भी शोबे के अंदर। हमने जी सर, ना सियासी तौर पे, ना हमारा माशी, ना हमारा कोई ज़राई, जो हालांकि हमारा उस वक्त फोकस अगर ज़राई और इंडस्ट्री पे होता तो आज, और साथ ख़ास तौर पे एजुकेशन और जो हम लोग अपने नौजवानों को एक एजुकेशन देते जो काम करने के लिए, जैसे आज यहाँ पे हमारे पंजाब में टेप्टा या इस तरह के अदारे हैं। जी सर। तो अदारे मौजूद हैं लेकिन उस तरीके से काम नहीं लिया गया। अदारे ज़रूर बनते गए लेकिन हमने उस पर जो है ना गौर उस तरीके से नहीं किया। पहले 8 साल तो मेरा ख्याल है कि वो सियासी अमल ही शुरू नहीं हुआ। जी सर। उसके बाद आपने देखा है कि आइन जिस तरह से बने, जिस तरह से ख़त्म हुए, वो भी आपके सामने। फिर एक ऐसा वक्त आया कि सारी सियासत को लपेट के जो है ना एक ताकत जो है ना उनके पास इक़्तिदार आ गया। तो फिर जब कोई आ जाता है आमिर तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना मामला है। कुछ सियासतदानों का तो फिर वो रोल नहीं रहा। हालांकि मैं समझता हूँ कि उस दौर के सियासतदानों ने बहुत बड़ा काम ये किया कि उनके सामने खड़े होके अपना एक जो है ना अपने आप को मनवाया और वो दोबारा जो है ना अपना यहाँ पे रोल अदा किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप किसी भी आज बड़े दावे से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए हम जब कहते हैं ना कि सब के सब जो है ना उन्हीं गमलों से, उन्हीं वहाँ से ही पैदावार है सारी सियासत की, तो मैं समझता हूँ कि असल जो खराबी हुई है वो है कि सियासत हमारी असल में जो सियासत आनी चाहिए थी, जहाँ से आम जो है ना ग्रास रूट लेवल से आती, वो एक सियासी जो है ना वो एक प्रोसेस से आती, वो नहीं आई। वो जिन लोगों ने, ताकतवर हलकों ने जिनको लाना चाहा वही लोग आए हैं, जिसकी वजह से वो फिर एजेंडा जो है ना, जिस एजेंडे पे उन्होंने चाहा उस पर काम किया। आप देखेंगे, आपने कहा कि कोई भी, आप मुझे बताएं कि 3-4 यहाँ पे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत रही, नून लीग के पास रही, ये बार बार मुस्लिम लीग कह लें या नून लीग कह लें, दो ये हुकूमतें 2 लोगों के पास रही और तीसरी उसके बाद फौजी हुकूमतें रही हैं। इन तीनों का देख लें कि हर दौर के अंदर किसी ने छोटे ताजर को नहीं लाना चाहा, टैक्सेशन में आपका शोबा, किसी ने ज़राअत को, ज़मींदार को नहीं लाना चाहा, कोई डेवलपर को, प्रॉपर्टी डीलर को नहीं लाना चाहता। यानी ये सारी की सारी हर दौर के अंदर हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं रही कि हमने कभी ये सोचा हो कि हमने मुल्क के लिए कोई ऐसा निज़ाम देना है। और उसकी वजह यह है कि हमारा सियासी आपस के अंदर उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया। हमारा ये है कि हर एक बंदे ने अपनी अपनी जो है ना वो दौर के अंदर, और यहाँ पे तो ये हुआ है कि एक अगर पीपल्स पार्टी ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो किसी दूसरे मुल्क के साथ किया है, मिलके किया है या खुद से उन्होंने, तो दूसरी हुकूमत आई है तो उन्होंने उसको बिल्कुल वहीं पे ख़त्म कर दिया, जिसकी ज़िंदा मिसालें आपके पास। आप देख लें कि यहाँ अगर एक चीज़ हमें जो दुनिया के लिए अगर ये किसी और मुल्क में होती, स्टील मिल इस तरह की, तो उससे अब तक कई आगे और चीज़ें बन चुकी होती। हमने उसका क्या हाल किया। वो हमारी PIA जिसने पूरी मिडल ईस्ट की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको बनाया है, उनको आज दुनिया के अंदर वो जो है ना वो बिज़नेस कर रही हैं और किस कामयाबी से कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास आज ये वहाँ पे जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 200 बंदे हैं। मैं बड़ी ये यानी 10 से 100 नहीं, 200 लोग वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, एक काम, आपके पास 4, 6 या 8-10 जहाज़ हैं और आपने हर शोबा जो है ना उसके अंदर बनाया। भाई आप ये आउटसोर्स जो है ना उसको करके इसको अपने खर्चे बचा सकते हैं लोगों को वहाँ से, लेकिन हमने वो सियासी वहाँ पे अपना अमल रखने के लिए, वो सिर्फ सियासत के लिए उसको बेड़ागर्क कर दिया है। और आज वहाँ तक चले गए कि आज उसको को खरीदने को भी तैयार नहीं है। इसी तरह आप हमारे तमाम शोबे जो हैं उनका हाल यही है, और उसकी असल वजह यही है कि हमारी सियासतदानों सर, इसको मैं समराइज करता हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है पूरे ये जो आपने खुलासा बयान किया है,
वो ये है कि हमने पर्सनल एजेंडा सामने रखा, हमने सियासी एजेंडा वो भी पर्सनल लेवल पे सामने रखा, हमने नेशनल लेवल पे नेशनल कॉज में कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली। पहला डिक्टेटर एक डीएमजी ऑफिसर था, उसके बाद एक पूरा पाकिस्तान डीरेल हो गया। मैं कहता हूं कि जितनी पॉलिसीज सदर अयूब के दौर में आई हैं उसमें ज़राअत का भी बेड़ा गर्क हुआ, उसमें तिजारत का भी बेड़ा गर्क हुआ, उसमें पॉलिटिशियंस का भी बेड़ा गर्क हुआ। ये मैं तो एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बता रहा हूं जिसके सबूत भी हैं। अब आपने फिर पीआईए का भी जिक्र किया, स्टील मिल का भी जिक्र किया। अब मुझे जो वोट चाहिए, मैं पॉलिटिशियन हूं, मुझे वोट चाहिए, वो कैसे मिलेंगे? अगर मैं एक गांव के 1000 लोगों को मैं पीआईए में लगा देता हूं तो मुझे वोट बैंक मिल गया। मैं स्टील मिल में लगा देता हूं, मुझे वोट बैंक मिल गया। मैं शुगर मिलों का मालिक हूं, शुगर मिलों के जहां जहां मेरा गन्ना लगा हुआ है, जितने गांव हैं वहां के लोगों को मैं कहीं ना कहीं लगवा दूं, मेरा गन्ना भी सिक्योर हो गया और मेरे वोट भी सिक्योर हो गए। तो मैंने तो पॉलिटिक्स खेली इसलिए है कि नेशनल कॉज में कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट अपने वोटर्स को दे के मैं मुस्तहकम हो जाऊं। इस सिचुएशन में 78 साल में अरबों डॉलर का लॉस हुआ है। अब आज का सियासतदान वो मैच्योर हो चुका है। नवाज शरीफ साहब जब आए थे, बच्चे थे एज ए किड, जब भट्टो साहब आए थे जिनको सिलेक्ट किया गया था वो भी यंग थे। आज जितने पॉलिटिशियंस हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, चौधरी शुजात साहब से शुरू हो जाएं, नवाज शरीफ साहब से चले जाएं, जरदारी की तरफ चले जाएं, ये सीजन पॉलिटिशियंस में इमरान खान की साहब की एंट्री भी हुई, फिर भी हमने वो गलतियां नहीं छोड़ी। आपने असल में ना एक, मैं बल्कि इनसे भी पीछे का दौर मेरा ख्याल है इनसे कुछ बेहतर मैं कहूँगा, जब भुट्टो साहब थे, जब मुफ्ती महमूद साहब थे, जब मौलाना मदूदी साहब थे, वो इनसे भी एक समझ लें कि बड़े सियासतदान थे। लेकिन इन लोगों को तो टाइम भी मिला, उनको तो शायद इतना वक्त भी नहीं मिला, उनका तो सारा जद्दोजहद में गुजरा जमहूरियत के लिए। ऐसे ही है। आप ये देखें कि यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि आज कंप्रोमाइज ये सारा कुछ हो के कहाँ किन के साथ इन्होंने किया है। आपने जिनका सबसे पहले नाम लिया है वो, उन्होंने सबसे बड़ा जो लॉस है हमारा वो था कि हमारा एक हिस्सा जो है ना हमसे अलग कर दिया। प्लानिंग, इसको कोई मैं नहीं कहूँगा कि जनाब वो लोग हुए हैं, हमने उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो अपनी नाअहली की वजह से अपना उन्हें बोझ समझते हुए जिसको हम अपनी ताकत बना सकते थे। जैसे आप अभी हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने कहा कि ये 25 करोड़ का जो एक मुल्क है इसको ताकत कैसे बनाना है। ये ताकत बनाने के लिए वो आपको बैठना पड़ेगा, सर जोड़ने पड़ेंगे, बैठ के उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्या उस पर कभी बात हुई है? हमने तो इसको लाइबिलिटी बनाया हुआ है ना। इस लाइबिलिटी को जो है ना वो हम अगर कारामद कर सकते हैं, आपके सामने है कि चाइना से बड़ी तो आबादी किसी की नहीं है। उन्होंने अपनी उस सारी आबादी को काम करना सिखाया, काम पे लगाया, और खुद जो है ना लीडरों ने उनको बताया कि किस तरह से। और मैं यकीन माने कि अगर मैं जब देखता हूँ ना उनकी मामलात को, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ज़रूर जो है ना वो इस्लाम को पढ़ा है। हाँ जी, उन्होंने कबूल किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा है। उन्होंने हज़रत उमर के जो है ना वो सारे जो उन्होंने निज़ाम दिया उनको पढ़ा। वो पढ़ के उन पे उन्होंने जो, हालांकि देखें कि लोग वहाँ पे समझ रहे थे कम्युनिज्म और जो सोशलिज्म वाला सारा वहाँ पे उनका, लेकिन उन्होंने उस तरफ नहीं गए। उन्होंने वक़्त के साथ साथ जो है ना उसके अंदर तब्दीली, हमारे तो यहाँ आज जैसे हमारा प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे इस्लामी बैंकिंग की और कन्वेंशनल बैंकिंग की, उसमें मुझे बताएं कि हम तो आज तक उस पर भी नहीं पहुँच सके। हमारा आज भी जो हमारे बड़े बड़े जो इसके माहिर हैं मईशत के, वो कहते हैं ये सारा मजाक है, ये तो सब एक पेपर पे एक लिख दिया आपने, इस्लामी बैंकिंग है वो, ये लोगों के साथ फ्रॉड है। आज भी इस पे हम मुतफिक नहीं हो सके। तो ये यही बात हमारी सियासतदानों की है कि बदकिस्मती ये है कि जब तक आप उन काबुल लोगों को और ख़ास तौर पे उन टेक्नोक्रेट्स को, और जिनकी अभी आपने अपने इब्तदाइये में बात की कि एक MBA है या एक बंदा जो है ना MCOM करके आया या एक बंदा जो है ना वो बाकी इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां लेके आया है, तो जब वो अपने इर्द गिर्द जाहलों को, अनपढ़ों को अपने ऊपर देखता है कि वो हुक्म उनका चल रहा है और उनके पास जो है ना करोड़ों की गाड़ियां हैं और उनके आगे पीछे भी गाड़ियां हैं,
तो मुझे ये बताएं कि वो उसको आप कैसे रोक सकते हैं कि अगर उसके सामने जाहल जो है ना वो तो मज़े कर रहा है और वो बेचारा थोड़े से पैसों की नौकरी के लिए धक्के भी खा रहा है और या फिर वो पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये जो नाहमवारी है उसकी वजह से करप्शन और उसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ है। और यहाँ आपने बड़ी खूबसूरती से जो बताया कि एक मजदूर अगर 100 साल भी लगाए तो अपना घर इस वक्त आज के हालात में नहीं बना सकता। मैं समझता हूँ कि आज के हालात के अंदर बिजनेस मैन की भी वही हालत है, आज के हालात के अंदर जॉब करने वाले की भी वही हालत है। आज तो जो है ना वो महीने के बाद जो है ना वो समझ लें कि पूरा उसका बच्चों की फीसें हो जाएं, बाकी चीज़ें हो जाएं। और जब हम अल्लाह का शुक्र है हम पे चलें, वालदैन की वजह से कुछ हमारे पास अब घर अपने हैं, ज़मीनें हैं, कुछ इस तरह का मामला है, साथ में कारोबार है। तो लेकिन सच्ची बात यह है कि जब हम देखते हैं कि अपने मुलाजम जो हैं उनको देखते हैं या जिसकी 30-40 हज़ार 50 हज़ार तनख्वाह है, देखते हैं कि यार ये तो 10 दिन का जो है ना वो मामला नहीं है, तो ये सही किस बात। तरह बेचारे महीना जो है ना वो गुजारा जो है ना वो कर रहे हैं।